Yes, a very good evening to all of you. Welcome you all. In today's class, we are going to continue with the chapter Final Accounts. This this chapter we had started in the last class, जिसका recordings भी मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया था ताकि जिसने भी क्लास मिस किया है वो रिकॉर्डिंग से क्लास को कर ले। हर क्लास अपना रिकॉर्ड होता है और क्लास के रिकॉर्डिंग्स आपके साथ विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्जेस शेयर कर दी जाती है so that you can keep revising from the class recordings, right? In today's class the video is kept off because the background from where I'm taking the class is not appropriate for recording purposes. Otherwise my video is kept on in all the classes. So guys, we are going to continue with the chapter Final Accounts. In today's class, we are going to solve question number 1. As discussed in the previous class, हम लोग फाइनल अकाउंट्स में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, राइट? अपने को क्या करना है? टू ब्लैंक पेजेस फेसिंग ईच अदर, कॉपी में टू ब्लैंक पेजेस फेसिंग ईच अदर साइड बाय साइड में फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करना है। लेफ्ट हैंड साइड पेज में ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट प्रिपेयर करना है एंड राइट हैंड साइड पेज में बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। अपने ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट साथ साथ प्रिपेयर करते चलेंगे। फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करने के लिए क्वेश्चन में दो चीजें दी हुई होती है, एक होता है ट्रायल बैलेंस, दूसरा होता है एडिशनल इंफॉर्मेशन। जो आइटम्स ट्रायल बैलेंस में आ गया है वो आइटम्स का इफेक्ट बुक्स में आ चुका होता है, यानी उसका जर्नल एंट्री और लेजर में पोस्टिंग हो गया होता है। जो आइटम्स ट्रायल बैलेंस में है उसका जर्नल एंट्री और लेजर में पोस्टिंग हो गया होता है, राइट? सो इसलिए ट्रायल बैलेंस में जो आइटम्स है उसका इफेक्ट एक ही बार जाएगा फाइनल अकाउंट्स में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते वक्त। ट्रायल बैलेंस में जो भी आइटम्स है उसका इफेक्ट एक ही बार जाएगा। बाकी ट्रायल बैलेंस के नीचे जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो ट्रायल बैलेंस के नीचे है। क्योंकि वो ट्रायल बैलेंस के नीचे है इसका इफेक्ट बुक्स में अभी तक नहीं आया, ना इसका एंट्री पास हुआ है ना लेजर में पोस्टिंग हुआ है। तो इसका इफेक्ट बुक्स में लाते हुए अपने को फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करना है। तो इसलिए अपने क्या करेंगे, एडिशनल इंफॉर्मेशन का इफेक्ट फाइनल अकाउंट्स यानी ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट में दो जगह देंगे। डबल एंट्री बुककीपिंग सिस्टम को फॉलो करते हुए डबल इफेक्ट होगा, डबल इफेक्ट होगा। डबल एंट्री बुककीपिंग सिस्टम को फॉलो करते हुए डबल इफेक्ट होगा, दो जगह इफेक्ट होगा उसका। आई बात समझ में? यस और नो? ओके, यस सर। यस सर। यस। सबसे पहले अपने क्या करेंगे, टू ब्लैंक पेजेस साइड बाय साइड फेसिंग ईच अदर में लेफ्ट हैंड साइड पेज में ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट प्रिपेयर करेंगे। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो ऊपर का 40% ऑफ द स्पेस है वो ट्रेडिंग के लिए यूज होगा और नीचे का 60% ऑफ द स्पेस है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए यूज होगा। ट्रेडिंग अकाउंट में कौन से आइटम्स जाते हैं? परचेज, सेल, ओपनिंग, क्लोजिंग स्टॉक जाता है एंड परचेजेस से कनेक्टेड जो सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, परचेजेस या प्रोडक्शन से कनेक्टेड जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो सारे एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में जाते हैं। फिर इसके नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बाकी सारा खर्चा जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट का जो रिजल्ट है उसको अपने ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट को अपने क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ब्रॉट डाउन करेंगे और वहां से सारे खर्चे को निकालेंगे, निकाल कर जो अमाउंट आएगा दैट इज नेट प्रॉफिट। फिर राइट हैंड साइड पेज में बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे जिसका
LHS is liability and RHS is asset. बैलेंस शीट फॉर्मेट पहले प्रिपेयर करो। इसके बाद नेक्स्ट सबसे पहले अपने एडिशनल इंफॉर्मेशन का इफेक्ट सॉल्यूशन में दो दो जगह देंगे। एडिशनल इंफॉर्मेशन सबसे पहले एडिशनल इंफॉर्मेशन का ट्रीटमेंट करेंगे सॉल्यूशन में दो दो जगह। उसके बाद ट्रायल बैलेंस में जितना भी बचा हुआ आइटम्स है उन सारे आइटम्स का ट्रीटमेंट सॉल्यूशन में एक ही जगह जाएगा, यानी फाइनल अकाउंट्स में एक ही जगह जाएगा। इस तरीके से अपने को फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन को पढ़ते। क्वेश्चन 1, द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर एच एज एट 31st March 2020। अपने को मिस्टर एच का ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है एज एट 31st March 2020 एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट क्या है? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020 एंड अ बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। आओ चलो पहले फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेते हैं, उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे उसका इफेक्ट फाइनल अकाउंट्स में डबल इफेक्ट देते जाएंगे, दो जगह इफेक्ट देते जाएंगे। फिर इसके बाद ट्रायल बैलेंस में जो भी आइटम्स बचेगा उसका इफेक्ट एक जगह देकर ये सम को कंप्लीट करेंगे। राइट, चलो आ जाओ। प्रोप्राइटर का नाम क्या है? एच। एच ही है ना? यस मिस्टर एच। डेबिट में ट्रेडिंग, यस ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट for the year ended 31st March 2020, credit। ठीक है, अमाउंट के लिए दोनों साइड दो दो कॉलम बनेगा। इसके बगल वाले पेज में बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2020, लाइबिलिटीज आरएचएस में असेट्स एलएचएस में। ठीक है, फॉर्मेट प्रिपेयर कर लिया, रेडी है सब, आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. हम्म
देखो, पहला एडिशन इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आगे बढ़ने से पहले क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट कहां जाता है? एक तो ट्रेडिंग अकाउंट के बाई साइड में जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट के बाई साइड में अपने लिखते हैं बाई क्लोजिंग स्टॉक। दूसरा बैलेंस शीट के असेट के साइड में जाता है। एडिशनल इंफॉर्मेशन है, सोल्यूशन में दो जगह इफेक्ट जाएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक का दो जगह इफेक्ट कहां कहां जाता है? एक, ट्रेडिंग अकाउंट के बाई साइड में बाई क्लोजिंग स्टॉक। दूसरा बैलेंस शीट के असेट में क्लोजिंग स्टॉक जाता है। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है? वो स्टॉक जो इस साल नहीं बिका। तो जो स्टॉक इस साल नहीं बिका है उसका खर्चा भी अपने इस साल नहीं जोड़ेंगे। खर्चा को इस साल नहीं जोड़ना है। खर्चे का साइड कौन सा है? डेबिट साइड। क्लोजिंग स्टॉक का खर्चा को नहीं जोड़ना है, तो क्लोजिंग स्टॉक को अपने क्या करेंगे? क्रेडिट के साइड में लिखते हैं। ट्रेडिंग के क्रेडिट के साइड में लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। और स्टॉक क्योंकि असेट है इसलिए बैलेंस शीट के असेट के साइड में। फिर क्या लिखा हुआ है? क्लोजिंग स्टॉक एट मार्केट प्राइस as on 31st March 2020 was 61,500। यानी मार्केट प्राइस कितना है? 61,500। However, the cost of such stock was 80,000। क्लोजिंग स्टॉक का दाम कितना है? मार्केट प्राइस कितना है? 61,500। बट क्लोजिंग स्टॉक को खरीदने में खर्चा कितना लगा था? क्लोजिंग स्टॉक को खरीदने में कॉस्ट कितना लगा था, खर्चा कितना लगा था? 80,000। मार्केट प्राइस कम हो गया है, 61,500 हो गया है। यानी आज अगर ये स्टॉक को बेचने जाएंगे तो 61,500 में बेचेंगे। बट ये स्टॉक के पीछे खर्चा कितना लग गया है? 80,000 का लगा है। राइट। तो ये बात से खुशी हो रही है या दुख हो रहा है? इस बात से खुशी हो रही है या दुख हो रहा है हमें? फटाफट बताओ। सर दुख हो रहा है। दुख हो रहा है बिकॉज मार्केट प्राइस 61,500 है। आज अगर क्लोजिंग स्टॉक को मार्केट में बेचने जाएंगे इट वुड फेच 61,500। बट इसको कितना में खरीदा था? 80,000 में खरीदा था। बेचने जाएंगे तो 61,500 में बिकेगा ये। खरीदा कितना में था? 80,000 में खरीदा था इसको। आई बात समझ में? यस। ओके। तो इस बात से दुख हो रहा है। अकाउंटिंग में एक कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म। कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म क्या बोलते हैं? बी कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है? अगर कोई लॉस दूर से नजर आ रहा है तो उसको पास जाकर गले लगा लो। एकदम सिंपल वर्ड्स में समझा रहा हूं। अगर कोई लॉस दूर से नजर आ रहा है तो उसको पास जाकर गले लगा लो। बट अगर कोई प्रॉफिट दूर से नजर आ रहा है तो उसको तब तक गले मत लगाओ जब तक कि वो प्रॉफिट आपको रियलाइज ना हो जाए। जब तक कि वो प्रॉफिट आपको रियलाइज ना हो जाए। तो इधर में मेरे को क्या दिखाई दे रहा है? लॉस दिखाई दे रहा है। तो मैं लॉस को पास जाकर गले लगा लूंगा। लॉस दिखाई दे रहा है तो लॉस को पास जाकर गले लगा लूंगा। यानी क्लोजिंग स्टॉक को किस अमाउंट पर रिकॉर्ड करूं? 61,500 में या 80,000 में? सर मार्केट प्राइस मतलब 61,000। 61,500 में। 61,500 में। सो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट के साइड में अपने लिखेंगे बाई क्लोजिंग स्टॉक 61,500। एंड बैलेंस शीट के असेट के साइड में लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक या स्टॉक इन ट्रेड 61,500। 61,500। अपने लोग क्या करेंगे? अपने लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट पेज में जाकर, नेक्स्ट पेज में जाकर एक नोट 1 देंगे और लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट
और मार्केट प्राइस whichever whichever is lower. Closing stock is valued at cost or market price, whichever is lower. Closing stock is valued at cost or market price, whichever is lower. Clear? लिखा? नेक्स्ट पेज में जाके नोट लिख दो एक तो, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लोअर. ये फंडामेंटल्स है. ठीक है. देन नेक्स्ट क्या बोल रहा है, बी में क्या बोल रहा है, प्रोवाइड फॉर डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट एट द रेट ऑफ 10%. डेप्रिसिएशन क्या होता है, एसेट को यूज करते करते एसेट पुराना लगने लग जाता है, तो उसके वजह से एसेट का वैल्यू डिक्रीज होता है. This decrease in the value of the asset is called depreciation. क्या होता है, एसेट को यूज करते हैं तो एसेट पुराना लगने लग जाता है, एसेट में वेयर एंड टेयर होता है, एसेट घिसने लग जाता है. जब एसेट घिसने लग जाता है, वो पुराना लगने लग जाता है, तो एसेट का वैल्यू गिर जाता है. एसेट का वैल्यू जितना से गिरता है उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं. सो डेप्रिसिएशन हमें खर्चे का फीलिंग देता है. डेप्रिसिएशन खर्चा है. डेप्रिसिएशन किस रेट से हो रहा है, किस स्पीड से हो रहा है, 10% पर एनम, यानी हर साल 10% के हिसाब से डेप्रिसिएशन हो रहा है. ऑफिस इक्विपमेंट कितना है, 1,10,000. 1,10,000 देखो, ऑफिस इक्विपमेंट कितना है, 1,10,000. ऑफिस इक्विपमेंट 1,10,000 है, उसका 10% कितना हो गया, 11,000. तो 11,000 का डेप्रिसिएशन है. डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट अपने क्या करेंगे, पीएल में लिखेंगे. जैसा कि मैंने पहले ही आप जैसा कि पहले ही अपने डिसाइड किए थे कि अपने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक ही जगह बना रहे हैं. सो ऊपर का 40% ऑफ द स्पेस ट्रेडिंग के लिए, नीचे का 60% ऑफ द स्पेस पीएल के लिए यूज होगा. तो पीएल वाले जगह में टू डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस के साइड में टू डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट. 11,000. टू डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट 11,000. ठीक है, पीएल के साइड में, पीएल के उसमें, राइट, पीएल में लिखना है. डेबिट के साइड, डेबिट का साइड सारा खर्चा का साइड है, क्रेडिट का साइड सारा इनकम का साइड है. देन इसका दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा, बैलेंस शीट के असेट के साइड में अपने ऑफिस इक्विपमेंट लिखेंगे. इनर कॉलम में 1,10,000, वहां से लेस करेंगे, लेस डेप्रिसिएशन at the rate of 10%, 11,000. फिर फाइनल अमाउंट आउटर कॉलम में लिखेंगे. 99,000. क्लियर? यस सर. नेक्स्ट. तो दो जगह इफेक्ट गया ना इसका, दो जगह इफेक्ट जाएगा. ओके. फिर क्या लिखा हुआ है, गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 was destroyed due to fire on 30th March 2020. Goods costing ₹10,000 was destroyed due to fire on 30th March 2020. ईयर एंड होने से ठीक 2 दिन पहले, एक दिन पहले, दो एक दिन पहले, एक दिन पहले ईयर एंड का पूरा 31 मार्च, 30 मार्च को आग लगा और 10,000 का गुड्स जल के राख हो गया. तो ये 10,000 का गुड्स जल के राख हो गया, तो ये गुड्स को इस साल अपने बेच पाए क्या, नहीं बेच पाए. गुड्स अगर जल के राख हो गया है, गुड्स में अगर आग लग गया है, तो ये गुड्स को अपने बेच पाए क्या, आंसर इज नो. ये गुड्स को नहीं बेच पाए, गुड्स को नहीं बेच पाए. ठीक है, राइट. गुड्स में आग लग गया,
तो जो गुड्स में आग लग गया उसको नहीं बेच पाए, तो गुड्स को अगर इस साल नहीं बेच पाए हैं तो इसका खर्चा भी इस साल अपने को नहीं जोड़ना चाहिए। जो गुड्स इस साल नहीं बिका, जिसको नहीं बेच पाए, जो ही चाहे जो ही भी रीजन हो, जैसे क्लोजिंग स्टॉक को भी नहीं बेच पाए थे, तो क्लोजिंग स्टॉक को अपने क्या किए, खर्चे में से अलग कर दिए, क्रेडिट साइड में लिख दिए। अब इधर में 10,000 का गुड्स को भी अपने नहीं बेच पाए, रीजन क्या है, आग लग गया था, तो उसका खर्चा को भी अलग कर देना है। जो गुड्स नहीं बेच पाए उसको खर्चे में जोड़ना ही नहीं है, उसको खर्चे से अलग करना है। तो अपने क्या करेंगे, लॉस, ये जो लॉस हुआ है 10,000 का, उसको अपने क्या करेंगे, खर्चे में से अलग कर देंगे। 10,000 का गुड्स का जो अमाउंट है उसको खर्चे में से अलग करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट के साइड में लिखेंगे, क्रेडिट के साइड में लिखेंगे बाय एबनॉर्मल लॉस। इसको एबनॉर्मल लॉस क्यों बोलते हैं, इसको एबनॉर्मल लॉस क्यों बोला, बिकॉज सच काइंड ऑफ लॉस इज नॉट नॉर्मल। आग लगना इज नॉट आम बात, इज नॉट आम बात। आग ऐसे तो आग लग, हर बिजनेस में क्या आग लगते रहता है क्या, तो आग लगना इज नॉट आम बात, दैट इज व्हाई इट इज एबनॉर्मल लॉस। तो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट को अपने डेबिट किए हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट किए हैं। एबनॉर्मल लॉस बाय एबनॉर्मल लॉस लिखा है, यानी एबनॉर्मल लॉस डेबिट हुआ है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट हुआ है। बाय एबनॉर्मल लॉस लिखे, यानी एबनॉर्मल लॉस डेबिट हुआ है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट हुआ है। अब ये 10,000 का दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा, अपने क्या करेंगे, नोट टू में, नोट टू में जाकर एक एबनॉर्मल लॉस अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, विल प्रिपेयर एन एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। इसका दूसरा इफेक्ट एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में जाएगा, जिसके डेबिट के साइड में अपने लिखेंगे टू ट्रेडिंग, टू ट्रेडिंग 10,000, टू ट्रेडिंग 10,000, टू ट्रेडिंग 10,000, टू ट्रेडिंग 10,000, दो जगह इफेक्ट गया। नेक्स्ट, फिर क्या बोल रहे हैं, सर, हाँ बोलो। but why we are preparing a separate account for abnormal loss? बिकॉज हमेशा जब भी एबनॉर्मल लॉस होता है ना, वी नीड टू प्रिपेयर अ सेपरेट अकाउंट एंड शो द फाइनल ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस। अभी जब ये वाला एडजस्टमेंट पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना, सी को जब पूरा कंप्लीट कर लोगे तब आप समझ पाओगे कि अपने को एबनॉर्मल लॉस अकाउंट प्रिपेयर क्यों करना था। ठीक है, सी Okay, पूरा sir. कंप्लीट होने दो। क्या लिखा हुआ है, द इंश्योरेंस कंपनी, आपने जरूर लॉस बाय फायर ये सब के लिए इंश्योरेंस करवा के रखा हुआ होगा। तो इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड अ क्लेम, इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड अ क्लेम टू द एक्सटेंट ऑफ 60% ओनली। यानी इंश्योरेंस कंपनी जो है वो बोलता है कि लॉस का 60% लॉस हम बेयर करेगा, लॉस का 60% लॉस हम बेयर करेगा, एंड पेड द क्लेम मनी ओनली ऑन 10th April 2022, and paid the claim money only on 10th April 2022। 10th April 2022 कब आ रहा है, नेक्स्ट ईयर आ रहा है, इस साल नहीं आ रहा है। ये वाला साल कब एंड हो रहा है, 31st मार्च को एंड हो रहा है। 10th अप्रैल कब आ रहा है, नेक्स्ट ईयर आ रहा है, राइट। बट इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम को तो एडमिट कर दिया है, बिकॉज जब आग लगा था हम लोग तुरंत इंश्योरेंस कंपनी के पास गए थे कि मेरा 10,000 का नुकसान हुआ। इंश्योरेंस कंपनी पूरा सिचुएशन का मुआवजा किया, पूरा सिचुएशन का मुआवजा किया, मुआवजा करके बोलता है कि हम 6,000 का लॉस बेयर करने को तैयार है, 6,000 का लॉस बेयर करने को तैयार है। यानी हमारा क्लेम कितना एडमिट हुआ, 60% क्लेम एडमिट हुआ। ठीक है, क्लेम तो एडमिट हो गया, क्लेम तो एडमिट हो गया, यानी 6,000 रुपया इज रिसीवेबल फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, 6,000 रुपया
इज रिसीवेबल फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, ये इस साल रिसीव नहीं हुआ, 10th अप्रैल 2020 को रिसीव हुआ, यानी नेक्स्ट ईयर रिसीव हुआ। बट इस साल क्लेम तो एडमिट हो गया था ना, बिकॉज जैसे ही आग लगा 30 अप्रैल को हम लोग भागकर इंश्योरेंस कंपनी के पास गए, फिर इंश्योरेंस कंपनी हमारे यहाँ आकर सिचुएशन का मुआवजा किया और 60% क्लेम को एडमिट किया, यानी कि बोला कि 60% लॉस हम लोग बेयर करेंगे, यानी 6000 इज रिसीवेबल फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। यानी 6000 से मेरा लॉस क्या हो रहा है, घट रहा है या बढ़ रहा है? 6000 से मेरा लॉस घट रहा है या बढ़ रहा है? 6000 से मेरा सर लॉस घट रहा है सर। घट रहा है। तो अपने क्या करेंगे, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट के क्रेडिट के साइड में, क्रेडिट के साइड में जब लॉस डिक्रीज होता है तो क्रेडिट करते हैं, जब लॉस इंक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं। तो क्रेडिट के साइड में बाय इंश्योरेंस कंपनी, बाय इंश्योरेंस कंपनी क्यों किया, बिकॉज इट द अमाउंट इज नॉट येट रिसीव्ड, इंश्योरेंस कंपनी से 6000 रुपया रिसीवेबल है, यानी इंश्योरेंस कंपनी से मिलेगा, तो इंश्योरेंस कंपनी को अपने डेबिट कर दिए, रिसीवेबल फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, रिसीवेबल फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी इज अ पर्सनल अकाउंट, रिसीवर को अपने डेबिट करते हैं, रिसीवेबल फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, समझ में आ रहा है? सो 6000 का अमाउंट इज रिसीवेबल फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, ये मेरे लिए असेट है या लाइबिलिटी? दिस इज एन असेट। इंश्योरेंस कंपनी से जो 6000 मिलेगा ना, वो हमारे लिए असेट है। इंश्योरेंस कंपनी से जो 6000 मिलेगा वो हमारे लिए असेट है। देखो 6000 का भी दो जगह ट्रीटमेंट गया, एक बैलेंस शीट में 6000 आया, इंश्योरेंस कंपनी से 6000 रिसीवेबल है, दूसरा एबनॉर्मल लॉस अकाउंट के क्रेडिट के साइड में गया, दो जगह ट्रीटमेंट आ गया। नेट लॉस कितना हुआ, नेट लॉस कितना हुआ, 4000 रुपए का। ये नेट लॉस को अपने क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देंगे। ठीक है, नेट लॉस को अपने क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देंगे। नेट लॉस हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को अपने डेबिट करेंगे, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, ये 4000 का जो नेट लॉस हुआ है, नुकसान नेट में 4000 का हुआ है, ये नुकसान को अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाकर डेबिट के साइड में लिखेंगे, टू एबनॉर्मल लॉस 4000, ये 4000 इसका नेट अमाउंट है। जो 4000 भी दो जगह चला गया, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट के क्रेडिट के साइड में बाई पीएल एंड पीएल अकाउंट के डेबिट के साइड में टू एबनॉर्मल लॉस 4000। क्लियर हुआ? इसलिए अपने एबनॉर्मल लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, सो दैट वी कैन गेट टू नो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ नेट लॉस, बिकॉज पीएल में नेट लॉस डेबिट होता है, सो दैट वी गेट टू नो द अमाउंट ऑफ नेट लॉस। अब आई बात समझ में? यस और नो? सर वन सर वन क्वेश्चन सर। हाँ सर बोलो। अगर इंश्योरेंस कंपनी का जो भी कवरेज दे रहा है वो अगर मेंशन नहीं है तो क्या सर पूरा ही एबनॉर्मल लॉस आ तो पीएल जाएगा में पीएल पूरा में? 10,000 आ जाएगा, पीएल में पूरा 10,000 आ ओके सर। जाएगा। ट्रेडिंग ओके से सर, थैंक यू। 10,000 निकालकर पीएल में 10,000 डाल देंगे। ओके सर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, ऑफ द बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल का मतलब क्या होता है, बिल्स रिसीवेबल इज अ लीगल डॉक्यूमेंट जिसके अगेंस्ट में पैसा मिलता है। बिल्स रिसीवेबल इज अ लीगल डॉक्यूमेंट जिसके अगेंस्ट में पैसा मिलता है। बिल्स रिसीवेबल बिजनेस को किससे मिलता है, कौन देता है बिल्स रिसीवेबल बिजनेस को? जिससे पैसा मिलने का होता है, जिससे पैसा मिलने का होता है। पैसा किससे मिलने का होता है? डेटर से पैसा मिलने का होता है, डेटर से पैसा मिलने का होता है। तो बिल्स रिसीवेबल हमें डेटर से मिलता है। डेटर वो लोग हैं जिनको हमने गुड्स उधार में बेचा है, डेटर वो लोग हैं जिनको हमने गुड्स उधार में बेचा है। तो डेटर से पैसा मिलने का है, तो डेटर हमें पैसे के बदले में क्या देता है, बिल्स रिसीवेबल देता है। बिल्स रिसीवेबल क्या है? इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट
जिसके अगेंस्ट पैसा मिलने का है। आई बात समझ में? यस, ये डेटर से मिलता है। अ बिल ऑफ 4000 इज डिसऑनर्ड। डिसऑनर्ड का मतलब क्या? बिल का पेमेंट नहीं हुआ। 4000 का बिल का पेमेंट नहीं हुआ, बिल डिसऑनर हो गया। बिल्स रिसीवेबल क्या है? एक लीगल डॉक्यूमेंट जिसके अगेंस्ट पैसा मिलेगा। तो बिल्स रिसीवेबल है तो एसेट ही, बिल्स रिसीवेबल है तो एसेट ही, तो वो डिसऑनर हो गया, यानी पैसा नहीं मिला। यानी एसेट को अपने इंक्रीज करे या डिक्रीज करे? बिल्स रिसीवेबल को इंक्रीज करे या डिक्रीज करे? डिक्रीज करेंगे, बिकॉज बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर है, पैसा नहीं मिला। तो बिल्स रिसीवेबल को क्या करना है? डिक्रीज करना है। अब अगर बिल्स रिसीवेबल से पैसा नहीं मिला, बिल्स रिसीवेबल हमें किससे मिला था? डेटर से मिला था। तो अगर बिल्स रिसीवेबल से पैसा नहीं मिला, ये पैसा हम किससे जाकर लेंगे? डेटर से जाकर लेंगे। ये पैसा हम किससे जाके लेंगे? डेटर से जाके लेंगे, बिकॉज डेटर्स ने ही बिल्स रिसीवेबल थमाया था, डेटर्स ने ही बिल्स रिसीवेबल दिया था। अब बिल्स रिसीवेबल का अगर पैसा नहीं मिला, तो पैसा अपने किससे जाकर लेंगे? डेटर से जाकर लेंगे। तो अपने क्या करेंगे? डेटर्स को इंक्रीज कर देंगे और बिल्स रिसीवेबल को डिक्रीज कर देंगे। बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर हो गया है, तो बिल्स रिसीवेबल को डिक्रीज कर देंगे और ये पैसा अपने डेटर से लेंगे, सो डेटर्स को इंक्रीज कर देंगे। एंट्री क्या पास होगा? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। तो इसका डबल इफेक्ट कैसे आएगा? इसका डबल इफेक्ट ऐसे आएगा, डेटर्स को इंक्रीज करेंगे, बिल्स रिसीवेबल को डिक्रीज करेंगे। बिल्स रिसीवेबल देखो कितना है, ऊपर में दिखाई दे रहा है 10,000 है, उसको अपने 4,000 से डिक्रीज कर देंगे। आई बात समझ में? यस सर। यस। बैलेंस शीट में बिल्स रिसीवेबल, इनर कॉलम में 10,000 लेस डिसऑनर ऑफ बिल, कितना? 4,000, आउटर कॉलम में 6,000। देन डेटर्स, डेटर्स कितना है देख लो क्वेश्चन में, 2,15,000, उसमें अपने 4,000 ऐड कर देंगे। 2,15,000 add dishonor of bill, 4,000। इसका टोटल करके इनर कॉलम में लिखो एक बार, जरूरी है, काम है। तो दो जगह ट्रीटमेंट आ गया, डिसऑनर ऑफ बिल का भी दो जगह ट्रीटमेंट आ गया। आई बात समझ में? इस तरीके से यस सर। एडजस्टमेंट ए, बी, सी एंड डी हो गया। अब आते हैं एडजस्टमेंट नंबर ई में, राइट ऑफ 9,000 एज बैड डेथ। क्या बोल रहे हैं? ई में राइट ऑफ 9,000 एज बैड डेथ। बैड डेथ मतलब वो डेटर्स जो कि पैसा नहीं देंगे। बैड डेथ होता है ना, बैड बॉय, बदमाश लड़का जो कि तंग करता है, वैसे ही बैड डेथ यानी वो डेटर्स जिससे पैसा मिलने का है, पैसा नहीं देगा। तो 9,000 पैसा नहीं मिलेगा। डेटर्स वो लोग होते हैं जिनको हम लोगों ने गुड्स उधार में सेल किया है, जिनको हम लोगों ने गुड्स उधार में सेल किया, बिजनेस ने उधार में सेल किया है, उनसे पैसा मिलने का है। डेटर से पैसा मिलने का है, बट डेटर से पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, 9,000 इज बैड डेट, पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, सो डेटर से 9,000 माइनस करे या ऐड करे?
डेटर्स से पैसा नहीं मिलेगा तो डेटर्स से 9,000 सर अपने क्या माइनस करेंगे, करेंगे। माइनस करेंगे। और ये 9,000 हमारे लिए क्या है, इट इज अ लॉस ना, तो ये लॉस को भी अपने क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, पीएल में इसको रिकॉर्ड करेंगे। तो इसका दो जगह ट्रीटमेंट कैसे हुआ, इसका दो जगह ट्रीटमेंट ऐसे हुआ, पहला तो डेटर्स से माइनस किए 9,000, माइनस करके फाइनल अमाउंट एक बार के लिए इनर कॉलम में ही लिखे, 2,10,000 इनर कॉलम में लिखे। फिर दूसरा ट्रीटमेंट क्या हुआ, 9,000 को अपने क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट के साइड में, लॉस के साइड में टू बैड डेट 9,000 लिखे। ठीक है, यानी डेटर्स कितना आउटस्टैंडिंग है, डेटर्स 2,10,000 आउटस्टैंडिंग है, यानी डेटर से 2,10,000 रिसीवेबल है, डेटर से 2,10,000 रिसीवेबल है। फिर क्या बोल रहे हैं, मेंटेन प्रोविजन फॉर बैड डेट। प्रोविजन का मतलब क्या, पहले से इकट्ठा करके रखो पैसे को, राइट। मेंटेन अ प्रोविजन फॉर बैड डेट एट द रेट ऑफ 5%। प्रोविजन फॉर बैड डेट का मतलब क्या होता है कि जितना डेटर्स का अमाउंट है ना, उसमें से 5% डेटर्स आपको धोखा देंगे, पैसा नहीं देंगे। जितना का डेटर्स का अमाउंट आउटस्टैंडिंग है ना, जितना डेटर्स का अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, वो डेटर्स में से 5% डेटर्स आपको धोखा देंगे, पैसा नहीं देंगे। पैसा नहीं देने का ज्यादा चांसेस है, पैसा नहीं देने का, देने से ज्यादा चांसेस है, पैसा नहीं देने का ज्यादा चांसेस है। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है या बुरी बात है, ये हमारे लिए अच्छी बात है या बुरी बात है, बोलो। सर बुरी बात है। बुरी बात है। तो ये 5% अपने क्या करेंगे, डेटर्स, 5% कितना हो गया, 2,10,000 का 5% कितना हो गया, 2,10,000 का 5% देखो कितना हो गया, 10,500। 10,500, यानी 10,500 का डेटर्स हमें और धोखा दे सकते हैं, और धोखा दे सकते हैं, जिसके लिए बोल रहा है कि प्रोविजन बना कर रख लो। प्रोविजन बना के रख लो मतलब क्या, प्रॉफिट में से पैसा एक जगह रख लो, कितना का लॉस होने का है, प्रॉफिट में से एक अमाउंट सेट असाइड करके रख लो प्रोविजन में, कितना का लॉस होने का है। सो प्रोविजन फॉर बैड डेट अपने क्या करेंगे, डेटर से लेस करेंगे, बिकॉज इतना का बैड डेट्स और होने का चांसेस है। अब अपने क्या करेंगे, फाइनल अमाउंट आउटर कॉलम में लिखेंगे। अब अपने डेटर्स का फाइनल अमाउंट आउटर कॉलम में लिखेंगे, यानी सब कुछ काट पीट कर डेटर्स हमें 1,99,500 मिलेगा। अब ये जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है, ये अपने को प्रॉफिट में से पैसा को निकालकर प्रोविजन अकाउंट में डालना है, यानी इसको एक्सपेंस की तरह ट्रीट करना है। प्रॉफिट में से पैसा निकालना मतलब क्या, डेबिट की साइड में लिखना, प्रॉफिट का साइड कौन सा है, क्रेडिट साइड, उसमें से पैसा को निकालकर प्रोविजन अकाउंट में डालना है फ्यूचर लॉस के लिए, तो उसको डेबिट के साइड में लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर बैड डेथ। अच्छा, टू प्रोविजन फॉर बैड डेथ लिखने से पहले हमें एक बार ट्रायल बैलेंस को जरूर चेक कर लेना है कि पहले से कोई प्रोविजन है क्या, पहले से कोई प्रोविजन है क्या। पहले का कोई भी प्रोविजन दिखाई नहीं दे रहा है, पहले का कोई भी प्रोविजन दिखाई नहीं दे रहा है, कोई दिक्कत का बात नहीं है। नेक्स्ट, एडिशनल इंफॉर्मेशन ए बी सी डी ई हो गया। लास्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखो, मैनेजर इज इंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। मैनेजर को कितना कमीशन चाहिए, नेट प्रॉफिट का 5% बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन, बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन। कमीशन को माइनस करने से पहले जो नेट प्रॉफिट आएगा, उसका 5%, उसका 5% मैनेजर को कमीशन चाहिए।
नेट प्रॉफिट में से कमीशन को माइनस करने से पहले जो नेट प्रॉफिट आएगा, नेट प्रॉफिट में से कमीशन को माइनस करने से पहले जो नेट प्रॉफिट आएगा उसका 5% मैनेजर को कमीशन चाहिए। आई बात समझ में? सो मैनेजर को 5% कमीशन चाहिए। ये कमीशन नेट प्रॉफिट के ऊपर चाहिए। नेट प्रॉफिट का 5% मैनेजर को कमीशन चाहिए। तो मैनेजर का कमीशन का काम तो अपने तब कर पाएंगे जब अपने नेट प्रॉफिट कंप्यूट करेंगे। और नेट प्रॉफिट कब कंप्यूट होगा? एकदम एंड में जाकर कंप्यूट होगा। मैनेजर का कमीशन तो अपने तब कंप्यूट कर पाएंगे जब अपने नेट प्रॉफिट कंप्यूट करेंगे। और नेट प्रॉफिट कब कंप्यूट होगा? एकदम एंड में होगा। तो ये वाला जो लास्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसको एंड के लिए छोड़ देते हैं। बाकी इसके बाद अपने क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस में जितना भी बचा कुचा आइटम है उसका ट्रीटमेंट सॉल्यूशन में यानी फाइनल अकाउंट्स में, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट में एक जगह देते हुए चलेंगे। एक जगह देते हुए चलेंगे। कैपिटल, सबसे पहले क्रेडिट साइड देखते हैं। ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट कैपिटल। कैपिटल क्या है? इट्स अ लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस टूवर्ड्स द ओनर। ये लास्ट डे समझाया भी था। कैपिटल इज अ लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस टूवर्ड्स द ओनर। ओनर जो पैसा बिजनेस में लगाता है, बिजनेस उसको अलग मानकर चलता है, उधार के रूप में लेता है कि ये पैसा मेरे को प्रोप्राइटर को लौटाना पड़ेगा, ओनर को लौटाना पड़ेगा जब बिजनेस बंद होगा। जब बिजनेस बंद होगा तो ये पैसा मेरे को ओनर को लौटाना पड़ेगा, प्रोप्राइटर को लौटाना पड़ेगा। तो उसको उधार समझ के लेता है। तो इसलिए बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज साइड में अपने 1,70,000 को लिखेंगे इनर कॉलम की तरफ। इनर कॉलम की तरफ, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है? सेल्स। नेक्स्ट क्या है? सेल्स। सेल्स अपने कहां लिखेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट मींस ट्रेड का जो रिजल्ट है। ट्रेडिंग अकाउंट इज कमिंग फ्रॉम द वर्ड ट्रेड। ट्रेड मींस बाई एंड सेल। ट्रेड मींस बाई एंड सेल। तो परचेजेस और सेल्स अपने ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं। और परचेजेस से कनेक्टेड जो डायरेक्ट एक्सपेंस है, जिसके बिना परचेजेस पॉसिबल ही नहीं है, जिसके बिना परचेजेस पॉसिबल ही नहीं है, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस को भी अपने ट्रेडिंग में लिखते हैं। तो सेल्स 1,65,000 है। सेल्स के नीचे रिटर्न दिया हुआ है। अब मेरे को बताओ ये परचेजेस रिटर्न है या सेल्स रिटर्न है? खाली रिटर्न बोला हुआ है। सर ये सेल्स सेल्स रिटर्न है। नहीं। सेल्स अगर क्रेडिट के साइड में है तो सेल्स रिटर्न डेबिट के साइड में होगा, उल्टे साइड में होगा, है कि नहीं? सेल्स रिटर्न मतलब क्या? जो सेल हुआ है वो वापस आपको मिल रहा है। तो सेल्स अगर क्रेडिट के साइड में है तो सेल्स रिटर्न डेबिट के साइड में होगा। परचेजेस अगर डेबिट में है, परचेजेस डेबिट में क्यों होता है? बिकॉज परचेजेस एक्सपेंस होता है। तो परचेजेस अगर डेबिट में है तो परचेजेस रिटर्न क्रेडिट में होगा। उल्टा हो गया ना, बिकॉज दे आर अपोजिट ऑफ ईच अदर। सेल्स is sales return is opposite of sales. Sales return is opposite of sales. तो सेल्स अगर क्रेडिट में है तो रिटर्न डेबिट में होगा। यानी ये जो 5,000 है ना, ये जो 5,000 है ये सेल्स रिटर्न है। ये 5,000 है, ये सेल्स रिटर्न है। और सेल्स कितना है? 1,65,000। तो नेट सेल्स कितना हो गया? 1,60,000। टोटल सेल्स 1,65,000 का हुआ था, जिसमें से 5,000 रिटर्न हो गया। तो नेट सेल्स कितना हुआ? 1,60,000। इसको अपने ट्रेडिंग में लिखेंगे। आई बात समझ में? यस सर। ट्रेडिंग के क्रेडिट के साइड में इनर कॉलम में सेल्स। सेल्स क्रेडिट के साइड में क्यों आता है? बिकॉज सेल्स इनकम है। तो सेल्स अगर क्रेडिट के साइड में है तो इसका ऑपोजिट सेल्स रिटर्न डेबिट के साइड में आएगा। और उसको अपने क्या करेंगे? इधर से माइनस करेंगे।
नेट सेल्स कंप्यूट करने के लिए। नेट सेल्स कितना हो गया? 1,60,000। ठीक है, परचेजेस का भी काम कर लेते हैं, लगे हाथ परचेजेस का काम भी कर लेते हैं। परचेजेस देखो ये रहा, 84,000 का है। ठीक है, परचेजेस अगर डेबिट के साइड में है, परचेजेस डेबिट के साइड में क्यों होगा? बिकॉज परचेजेस इज एन एक्सपेंस। तो परचेजेस डेबिट के साइड में इसलिए बिकॉज परचेजेस इज एन एक्सपेंस। तो परचेजेस रिटर्न क्रेडिट के साइड में होगा, परचेज रिटर्न ठीक उसका उल्टा हो गया। तो परचेजेस रिटर्न को अपने क्या करेंगे? परचेजेस से माइनस करेंगे। सो डेबिट के साइड में टू परचेजेस 84,000 लेस परचेजेस रिटर्न। 4,000 80,000 आएगा आउटर कॉलम में। जब भी कोई एडजस्टमेंट करना होता है तो अपने इनर कॉलम में करते हैं, फिर आउटर कॉलम में फाइनल अमाउंट को लिखते हैं। ठीक है, रिटर्न्स हो गया। बैड डेथ रिकवर्ड। बैड डेथ रिकवर्ड का मतलब क्या है पता है? पहले बैड डेथ का लॉस हुआ था, डेटर्स ने पैसा नहीं दिया, वो भूला भटका डेटर्स वापस आ गया और पैसा दे गया। पहले डेटर्स ने धोखा दिया था, पैसा नहीं दिया, हो सकता है उसको अपने गलती का एहसास हुआ, वापस आया, लौटा, पैसा दे दिया, बैड डेट रिकवर्ड। बैड डेट को क्या माने थे? लॉस। सो बैड डेट रिकवर्ड क्या है? इनकम। बैड डेट को क्या माने थे? लॉस। कहां लिखे थे उसको? पीएल के डेबिट में। सो बैड डेट रिकवर्ड को अपने कहां लिखेंगे? पीएल के क्रेडिट में। बैड डेट रिकवरी कितना अमाउंट है? 26,450। 26,450। डिस्काउंट रिसीव्ड कहां जाएगा? डिस्काउंट रिसीव्ड मिला है, डिस्काउंट इनकम है ना, तो पीएल के क्रेडिट के साइड में। डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है, डिस्काउंट मिला है आपको, इनकम है पीएल के क्रेडिट के साइड में। कितना अमाउंट है? इट इज 1,000। नेक्स्ट, एक ही जगह ट्रीटमेंट होगा। ट्रायल बैलेंस में जितने भी सारे आइटम्स है वो एक ही जगह जाएंगे। फिर क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल। बिल्स पेबल का मतलब क्या होता है? अच्छा, क्रेडिटर्स का मतलब क्या होता है? क्रेडिटर्स मतलब जिनको बिजनेस पैसा देगा, जिनसे बिजनेस ने उधार में गुड्स खरीदा है, जिनसे बिजनेस ने उधार में गुड्स खरीदा है और बिजनेस उन्हें पैसा देगा, इट इज पेबल टू द क्रेडिटर्स। सो क्रेडिटर्स इज अ लाइबिलिटी। बिल्स पेबल का मतलब क्या होता है? इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट जिसके अगेंस्ट पेमेंट करना है, सो इट इज ऑल्सो अ लाइबिलिटी। बिल्स पेबल इज अ लीगल डॉक्यूमेंट जिसके अगेंस्ट में पैसा देना है, सो इट इज ऑल्सो अ लाइबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट, जितना बैलेंस बैंक में था उससे ज्यादा अपने अमाउंट को निकाल लिया। जितना बैलेंस बैंक में था उससे ज्यादा अमाउंट को आपने निकाल लिया, तो आपको वो पैसा बैंक को लौटाना पड़ेगा। इट्स अ लाइबिलिटी। बैंक ये चीज कब अलाउ करेगा? करेंट अकाउंट के केस में अलाउ करेगा। बिजनेसेस लोगों का करेंट अकाउंट होता है बैंक में, जितना बैलेंस बैंक में होता है उससे ज्यादा पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। जितना बैलेंस बैंक में होता है उससे ज्यादा पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। ये फैसिलिटी को बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बोलते हैं।
ये बैंक किसको देता है? खाली बिजनेस लोगों को देता है, जिन लोगों ने बैंक में करेंट अकाउंट खोल के रखा हुआ है। तो बैंक से आपने 29,000 29,000 एक्स्ट्रा उठा लिया है, तो ये आपको बैंक को लौटाना पड़ेगा। इट्स अ लायबिलिटी। 10% लोन 30,000, लोन क्या है? इट्स अ लायबिलिटी। सो क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, 10% लोन, ये सारे लायबिलिटीज है जो कि बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में जाएंगे। कैपिटल के नीचे 4-5 लाइन का जगह छोड़ो, 5 लाइन का जगह छोड़ो, 5 लाइन के बाद सारे लायबिलिटीज को लिखो। क्या क्या लायबिलिटीज है? क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, 10% लोन। क्रेडिटर्स कितने हैं? 2,02,000। बिल्स पेबल 5,600। बैंक ओवरड्राफ्ट 29,000। 10% लोन 30,000। ये सारा आपने लाइब्रेरी साइड में लिख लिया। ट्रायल बैलेंस में जितने भी सारे आइटम्स आएंगे उसका सोल्यूशन में एक ही जगह ट्रीटमेंट आएगा। अच्छा देखो, लोन के बगल में ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? लोन टेकन ऑन 1 अप्रैल 2019, यानी लोन को लेते हुए कितना साल हो गया? लोन को लिए हुए कितना साल हो गया? लोन को लिए हुए कितना साल हो गया? 1 साल हो गया। लोन को लिए हुए कितना साल हो गया? 1 साल हो गया। 1 साल। यस। तो 1 साल का इंटरेस्ट बनता है या नहीं बनता है? इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है? एक्सपेंस या इनकम? एक्सपेंस। एक्सपेंस है सर। एक्सपेंस है। 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा? 30,000 इंटू 10%, 3,000। सो 3,000 का एक्सपेंस होना चाहिए। एक्सपेंसेस को अपने क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। एक्सपेंसेस को अपने क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। देखो, ट्रायल बैलेंस के डेबिट के साइड में इंटरेस्ट ऑन लोन 3,000 का दिखाई दे रहा है क्या? बिकॉज लोन को लिए हुए 1 साल हो गया है, तो 1 साल का इंटरेस्ट का एक्सपेंस बनता है 30,000 पर 10%, 3,000 का इंटरेस्ट एक्सपेंस बनता है। एक्सपेंसेस को अपने डेबिट करते हैं। ट्रायल बैलेंस के डेबिट के साइड में देखो, 1,000 का इंटरेस्ट एक्सपेंस, सॉरी 3,000 का इंटरेस्ट एक्सपेंस है क्या? है ना? है या नहीं? इंटरेस्ट है, बट 1,500 का है। इंटरेस्ट है बट 1,500 का है, यानी बाकी 1,500 क्या है? आउटस्टैंडिंग। 1,500 का इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है, यानी कि जरूर आपने 1,500 ही पे किया है। अगर 1,500 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब जरूर आपने 1,500 ही पे किया है। तो बाकी 1,500 क्या है? आउटस्टैंडिंग। 1,500 इज आउटस्टैंडिंग, यानी पेमेंट करना बाकी है। खर्चा तो देखो अपने 3,000 ही लेंगे। इस साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट के साइड में इंटरेस्ट का खर्चा 3,000 ही जोड़ेंगे, बिकॉज लोन को लिए हुए 1 साल हो चुका है। 1 साल का इंटरेस्ट 3,000 बनता है। पेमेंट भले ही आपने 1,500 किया हो, बट खर्चा 3,000, पूरे 1 साल का इंटरेस्ट ही लेंगे, 3,000 ही लेंगे। बाकी 1,500 आउटस्टैंडिंग है, दिया नहीं है आपने, पे करना बाकी है। इट्स अ लाइबिलिटी। तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में 1,500 जाएगा। समझ में आया? सो पीएल के डेबिट में अपने 3,000 लेंगे। कैसे लेंगे? देखो ऐसे, टू इंटरेस्ट ऑन लोन।
अगर ट्रायल बैलेंस के डेबिट के साइड में 1500 दिखाई दे रहा है, यानी आपने 1500 ही पे किया, बाकी 1500 आउटस्टैंडिंग है तो है, तो क्या हुआ, खर्चा तो इस साल का है, तो उसको इस साल के खर्चे में अपने जोड़ेंगे, यानी खर्चा अपने 3000 ही लेंगे। टू इंटरेस्ट ऑन लोन 1500 प्लस आउटस्टैंडिंग 1500 3000। फिर लोन का इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, पेमेंट करना बाकी है, आपने पेमेंट नहीं किया है, इंटरेस्ट ऑन लोन, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, ये क्या है, इट इज अ लाइबिलिटी 1500। ठीक है, सो ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट का साइड ओवर। ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में खाली एक एडिशनल इंफॉर्मेशन बचा हुआ है, मैनेजर्स कमीशन जो नेट प्रॉफिट का 5% है, बाकी एडिशनल इंफॉर्मेशन डन है, और ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड ओवर। अब आ जाओ ट्रायल बैलेंस के डेबिट के साइड में, ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स मतलब क्या होता है, वो पैसा जो प्रोप्राइटर यानी ओनर ने बिजनेस से निकाला है। जब ओनर बिजनेस में पैसा डालता है, बिजनेस को देता है, उसको कैपिटल बोलते हैं, जब निकालता है उसको ड्राइंग्स बोलते हैं। सो ड्राइंग्स और कैपिटल एक दूसरे का ऑपोजिट है, इसलिए ड्राइंग्स को अपने क्या करेंगे, कैपिटल से लेस करेंगे। ड्राइंग्स को अपने क्या करेंगे, कैपिटल से लेस करेंगे। 10,000 अपने कैपिटल से लेस करके इनर कॉलम में ही टोटल को लिखना है। देखो एक एक आइटम्स को समझा कर करा रहा हूं, एकदम सम हड़बड़ी में या एकदम स्पीड में नहीं करा रहा हूं। एक एक आइटम्स का एडजस्टमेंट, मीनिंग, कंसेप्ट, ट्रीटमेंट, सब कुछ समझा समझा कर करा रहा हूं, कुछ भी हड़बड़ी में नहीं करा रहा हूं, ताकि अभी से आपका कंसेप्ट बिल्डअप हो। बिकॉज आगे सेमेस्टर 3 में, सेमेस्टर 5 में, सेमेस्टर 6 में आपका अकाउंट्स है, उसके लिए आपका बेस स्ट्रांग होना जरूरी है। तो बेस स्ट्रांग होने के लिए आपको एक एक चीज समझ समझ कर, एक एक कंसेप्ट समझ समझ कर करना होगा। इसलिए हर एक चीज का मैं मीनिंग, कंसेप्ट, ट्रीटमेंट सब कुछ समझा रहा हूं, ताकि फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाए, बेस स्ट्रांग हो जाए आपका आगे के लिए। देन ड्राइंग्स के बाद ऑफिस इक्विपमेंट है। ऑफिस इक्विपमेंट ऑलरेडी अपने बैलेंस शीट में ले चुके। परचेजेस है, परचेजेस ट्रेडिंग में ले चुके। सेल्स रिटर्न है, सेल्स रिटर्न अपने ले चुके। बैड डेट 5000 का है, ये एक और बैड डेट है। नीचे जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में बैड डेट दिया हुआ था, वो दूसरा बैड डेट है, ये एक और बैड डेट है। मतलब 5000 का बैड डेट जो ट्रायल बैलेंस में है, वो 5000 का बैड डेट का एंट्री हो चुका है। और नीचे जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में 9000 का बैड डेट है, उसका ट्रीटमेंट, उसका बुक्स में ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, उसका जर्नल एंट्री पास नहीं हुआ है, इसलिए दो जगह इफेक्ट किया था। नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो बैड डेट है, उसका बुक्स में ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, उसका एंट्री पास नहीं हुआ है, इसलिए उसका सोल्यूशन में इफेक्ट दो जगह गया था। बट ट्रायल बैलेंस में जो बैड डेट दिया हुआ है, इसका एंट्री पास हो चुका है, इसका सोल्यूशन में एक ही जगह ट्रीटमेंट जाएगा। बैड डेट क्या है, इट्स अ लॉस। अपने सिंपली क्या करेंगे, बैड डेट को पीएल के डेबिट में लिखेंगे 5000। एक काम करेंगे, जहां पर पहला वाला बैड डेट लिखा था ना, वहीं पर अपने क्या करेंगे, काट कर 9000 प्लस 5000 14,000 लिख देंगे। 9000 प्लस 5000 14,000 बैड डेट लिख देंगे। जहां पर पहला वाला बैड डेट लिखा था, वहीं पर बगल में ब्रैकेट में 9000 प्लस 5000 14,000 बैड डेट लिख देंगे। देन कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड यानी गुड्स को अंदर इनवर्ड लाने का खर्चा। कैरेज मतलब क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। इनवर्ड मतलब क्या, गुड्स को इन करने के लिए जो
गाड़ी भाड़ा लगा गुड्स को अंदर लाने के लिए। अंदर कब लाते हैं? जब गुड्स को खरीदते हैं। जब गुड्स को खरीदते हैं तो जो गुड्स आपने खरीदा है उसको सप्लायर के यहां से लाने का, अपने फैक्ट्री में लाने का गाड़ी भाड़ा, उसको सप्लायर के यहां से अपने फैक्ट्री में लाने का गाड़ी भाड़ा। तो ये जो एक्सपेंस है, इट इज अ एक्सपेंस विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड विथ परचेजेस। इसके बिना तो परचेज किया हुआ आइटम्स अपने फैक्ट्री में आ ही नहीं पाता। ये खर्चा को किए बगैर तो परचेज किया हुआ आइटम हमारे फैक्ट्री में आ ही नहीं पाता, अपने परचेज किए हुए आइटम्स को खुद के ऑफिस में ला ही नहीं पाते। तो इट्स अ डायरेक्ट एक्सपेंस इन कनेक्शन विद परचेज, तो ये ट्रेडिंग में जाएगा। देखो ट्रीटमेंट का मीनिंग भी बता रहा हूं। सो ये ट्रेडिंग में जाएगा। कैरेज इनवर्ड, परचेजेस से कनेक्टेड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, ये ट्रेडिंग में जाएगा। कितना है? 5,000। जो नेक्स्ट क्या है? कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड का मतलब क्या होता है? गुड्स को आउट करने का ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। गुड्स को अपने आउट कब करते हैं? जब गुड्स को सेल करते हैं। जब आपने गुड्स को सेल किया तो गुड्स को आउट किया। जब आपने गुड्स को सेल किया तो आपने गुड्स को आउट किया। तो गुड्स को आउट करने का ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, यानी फैक्ट्री से बायर के यहां पहुंचाने का डिलीवरी चार्जेस, खुद के फैक्ट्री से बायर के प्लेस में पहुंचाने का डिलीवरी चार्जेस। इट इज एन एक्सपेंस विच इज इन कनेक्शन विथ सेल्स। सेल्स से अगर कोई एक्सपेंस कनेक्शन रखता है तो वो पीएल में जाता है, ट्रेडिंग में नहीं जाता। सेल्स से अगर कोई एक्सपेंस कनेक्शन रखता है, सेल्स से कनेक्टेड कोई भी एक्सपेंस अगर होता है तो वो ट्रेडिंग में नहीं जाता, पीएल में जाता है। सो टू कैरेज आउटवर्ड, पीएल में लिखेंगे अपने। 7,000। क्लियर? नेक्स्ट, डिस्काउंट अलाउड, यानी आपने डिस्काउंट दिया तो आपका नुकसान, जो डिस्काउंट देगा वो नुकसान, उसका नुकसान। डिस्काउंट अलाउड यानी आपने डिस्काउंट दिया तो आपका नुकसान, आपका खर्चा। सेल्स कमीशन आपका खर्चा, रेंट आपका खर्चा, इंटरेस्ट अपने ले चुके, इंटरेस्ट अपने ले चुके, ऑफिस एक्सपेंसेस आपका खर्चा। सो ये जो खर्चे हैं, डिस्काउंट अलाउड, सेल्स कमीशन, रेंट, इंटरेस्ट अपने ले चुके, ऑफिस एक्सपेंसेस, ये सारे एक्सपेंसेस है जिसको अपने पीएल के डेबिट के साइड में लिखेंगे। टू डिस्काउंट अलाउड, टू सेल्स कमीशन, टू रेंट, टू ऑफिस एक्सपेंसेस। डिस्काउंट अलाउड कितना है? 2,000। सेल्स कमीशन 4,000, रेंट 4,000, ऑफिस एक्सपेंसेस 16,000। ठीक है, फिर क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है देखो तो। डेटर्स दिया हुआ है, इसका ट्रीटमेंट अपने कर चुके। बिल्स रिसीवेबल, इसका ट्रीटमेंट अपने कर चुके। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इट इज एन असेट।
इन्वेस्टमेंट कितने का है? 50,000 का है। इट इज एन एसेट, बैलेंस शीट के एसेट के साइड में जाएगा इन्वेस्टमेंट। पचास हजार। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक का मतलब क्या? जो स्टॉक पिछले साल नहीं बिका था, इस साल बेचेंगे। शुरुआत में जो इस साल के शुरुआत में जो स्टॉक है हमारे पास, इस साल के स्टार्टिंग में जो स्टॉक है हमारे साथ, पिछले साल नहीं बिका था, इस साल के स्टार्टिंग में वो स्टॉक हमारे साथ है। पिछले साल नहीं बिका था तो वो स्टॉक इस साल स्टार्टिंग में हमारे साथ है। इस साल उसको बेचेंगे, तो अगर उसको इस साल बेचेंगे तो उसका खर्चा भी इसी साल जोड़ेंगे, उसका खर्चा भी इसी साल जोड़ेंगे। सो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट के साइड में टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक कितना? 54,000, 54,000। आई बात समझ में? नेक्स्ट, लास्ट इंफॉर्मेशन क्या है? कैश। कैश क्या है? असेट 50,550। बैलेंस शीट के असेट के साइड में कैश 50,550। तो देखो, ट्रायल बैलेंस के भी सारे आइटम्स का ट्रीटमेंट हो चुका, सिर्फ एक एडिशनल इंफॉर्मेशन बचा हुआ है, वो एक कमीशन, वो लास्ट में करेंगे। तो इस तरीके से एडिशनल इंफॉर्मेशन, सारे एडिशनल इंफॉर्मेशन का ट्रीटमेंट हम लोगों ने सोल्यूशन में दो जगह किया, और ट्रायल बैलेंस के आइटम्स का ट्रीटमेंट सोल्यूशन में एक जगह किया। अब अपने को क्या करना है? ट्रेडिंग अकाउंट को बैलेंस करना है। ट्रेडिंग अकाउंट को बैलेंस करना है। बैलेंस करके क्या निकालना है? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। ट्रेडिंग अकाउंट के रिजल्ट को अपने ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस बोलते हैं। क्रेडिट साइड का टोटल करो, डेबिट साइड का टोटल करो। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा हो रहा है तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आया है, और अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा हो रहा है तो ग्रॉस लॉस है। इधर में देखो, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है डेबिट साइड के टोटल से, तो बैलेंस करने के लिए अपने ग्रॉस प्रॉफिट को डेबिट के साइड में लिखे। क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, इनकम का साइड का टोटल ज्यादा है, तो ग्रॉस प्रॉफिट है, तो अकाउंट को बैलेंस करने के लिए डेबिट के साइड में बैलेंसिंग फिगर ग्रॉस प्रॉफिट लिखे हैं 92,500। 92,500 का जो ग्रॉस प्रॉफिट है, इसको नीचे पीएल में ले जाएंगे इनकम के साइड में, बिकॉज ये इनकम है। इसको नीचे पीएल में ले जाएंगे इनकम के साइड में, बिकॉज ये इनकम है। इसी इनकम में से तो आपको बाकी सारा खर्चा को निकालना है, इसी इनकम में से तो आपको बाकी सारा खर्चा को निकालना है। ठीक है, अब देखो, बाकी सारा खर्चा को निकालने के बाद जो अमाउंट आएगा वही मेरा नेट प्रॉफिट है, वही मेरा नेट प्रॉफिट है, वही मेरा नेट प्रॉफिट है। अब नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, कमीशन का खर्चा माइनस करने से पहले नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है? कमीशन से पहले का नेट प्रॉफिट निकालो, क्रेडिट साइड का टोटल करो, डेबिट साइड के टोटल से माइनस करो, कितना आ रहा है? 44,450, 44,450। नोट 3 में आ जाओ, नोट 3 में, नोट 3 में लिखो, नोट 3 में नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन इस ₹44450। यही आ रहा है ना, 44,450। इसका 5% इज मैनेजर्स कमीशन, इसका 5% इज मैनेजर्स कमीशन।
इसका 5% is managers commission is equal to 5% of 4450. कितना आ रहा है? 223 223. So managers commission is 2223. Two managers commission 2223. Five percent of 4450. ठीक है. अब ये अब बाकी अमाउंट जो है वो नेट प्रॉफिट है. बाकी अमाउंट जो है वो नेट प्रॉफिट है. कितना नेट प्रॉफिट आएगा? 444450 माइनस 2223. यही आएगा ना? 4450 माइनस 2223, 42,227. दिस इज नेट प्रॉफिट. आई बात समझ में? अब मैनेजर्स कमीशन तो अभी आपने कैलकुलेट किया है. मैनेजर्स कमीशन तो अभी कैलकुलेट किया. यस और नो? मैनेजर्स कमीशन अभी कैलकुलेट किया है, यानी मैनेजर्स कमीशन का पेमेंट हो गया है क्या? आंसर इज नो. आंसर इज नो. मैनेजर्स कमीशन तो अभी कैलकुलेट किया है. मैनेजर्स कमीशन तो अभी कैलकुलेट किया, जस्ट नेट प्रॉफिट निकाला है उसमें कैलकुलेट किया है. तो मैनेजर्स कमीशन इज आउटस्टैंडिंग. इसका पेमेंट नहीं हुआ. मैनेजर्स कमीशन इज आउटस्टैंडिंग, इसका पेमेंट नहीं हुआ. इट्स अ लायबिलिटी. यानी दो जगह ट्रीटमेंट कैसे गया? एक पीएल के डेबिट के साइड में, दूसरा बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज के साइड में. फिर जो नेट प्रॉफिट का अमाउंट है, फिर जो नेट प्रॉफिट का अमाउंट है वो अपने क्या करेंगे? कैपिटल में ऐड करेंगे. नेट प्रॉफिट, बिजनेस जो भी नेट प्रॉफिट कमाता है वो किसके लिए कमाता है? प्रोप्राइटर के लिए कमाता है. प्रोप्राइटर के लिए कमाता है, तो प्रोप्राइटर के कैपिटल में अपने नेट प्रॉफिट ऐड कर देंगे. फिर कैपिटल का टोटल निकालो और बैलेंस शीट के दोनों साइड का टोटल करो. फिर कैपिटल का टोटल निकालकर बैलेंस शीट के दोनों साइड का टोटल करो. मैच कर जाएगा. बैलेंस शीट के दोनों साइड, एसेट साइड लायबिलिटी साइड का दोनों साइड का टोटल करो, मैच कर जाएगा. आई